कुछ नहीं पढ़ा है तो वीडियो जो है 25 मिनट का होगा, 20 से 25 मिनट तक का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो पूरी देखना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये देख के जाओगे तो एग्जाम में कुछ तो भी लिख के आ जाओगे आप, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है तो उनके लिए तो एक प्रॉपर जो है रिवीजन लेक्चर हो जाएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 6 टीवाई बीकॉम का मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो है मैं यहाँ पर रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि अपना जो की आइडिया, इंफॉर्मेशन या अपना ओपिनियन या इंस्ट्रक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के काम नहीं कर सकती, ठीक है। कम्युनिकेशन जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस टाइम, मैं ये जो नोट है इसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें जो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज को कम्युनिकेशन बोलेंगे कि जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन है को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस में मैनेजर वर्कर्स को बोलता है कि आज का प्रोडक्शन हमारा जो टारगेट है वो 500 यूनिट का है। तो क्या किया मैनेजर ने? यहाँ पर वर्कर को कम्युनिकेट किया कि 500 यूनिट जो है आज हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले तो वो जो है ना एक एम्प्लॉयज को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकता है। मैनेजर जो है एम्प्लॉय को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे मैनेजर बोलता है कल से ऑफिस टाइमिंग 9 बजे से स्टार्ट होगा या कल 10 बजे मीटिंग है। तो ये जो एम्प्लॉय है इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। जो कंपनी में ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट को जो है जोड़ के रखता है कम्युनिकेशन। इन सब डिपार्टमेंट को जो है कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन को दूर करता है। एक कम्युनिकेशन जो है ना क्लियर कम्युनिकेशन वो एम्प्लॉय को एग्जैक्टली बता देता है कि क्या करना है उसे और क्या नहीं करना है। जैसे एक मैनेजर क्लियरली बोलता है कि रिपोर्ट मंडे तक सबमिट करनी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसने अपना मैसेज जो है कम्युनिकेट कर दिया कि रिपोर्ट जो है मंडे को सबमिट करना है, ठीक है। तो वो रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। फिर मोटिवेशन एम्प्लॉय, मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अगर होगा ना तो उससे एम्प्लॉय जो है ना मोटिवेट होगा। देखो जैसे एम्प्लॉय है यहाँ पर, एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, बहुत है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैनेजर जो है ना उसको प्रॉपरली बोल रहा है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, इसको ऐसे ही करते रहो तो आपका प्रमोशन पक्का। आप और अच्छे से इसको करें, आप जो है इस चीज में आपकी स्किल्स अच्छी है, ये सारी तरीके से जो एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर रहा है मैनेजर, मतलब वो प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन आएगा, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन जो है डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। कंपनी को जो है एक सेल्स की रिपोर्ट मिलती है, तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। भी जो है रिपोर्ट के थ्रू उस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई, सेल्स डिपार्टमेंट ने, तो वो मैनेजमेंट के पास पहुंची। तो वो रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट ये हुआ कि सेल्स जो है हमारा इस प्रोडक्ट में ज्यादा हो रहा है, तो कंपनी जो है उस पर ज्यादा ध्यान देगी। कम्युनिकेशन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वैसे ही कम्युनिकेशन जो है डिसिप्लिन और मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि कंपनी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करती है कि जो भी लेट आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, लेट कमिंग अब अलाउड नहीं है। ये पेपर उसने कम्युनिकेट कर दिया कि आपको 9 बजे तक यहाँ पर लॉग इन करना ही है, लेट नहीं होना है। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। फिर जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय है, इनके रिलेशनशिप को एक स्ट्रांग बनाता है। जैसे मैनेजर रेगुलरली एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सुनता है, एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ जैसे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या उनके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है या उनका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट अगर उनकी सुनेगा और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे तो उससे उनका जो रिलेशन है स्ट्रांग होगा। फिर उसी से इन सारी चीजों से एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और उसको इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा मिलेगा और उसकी मैनेजमेंट सुनेगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा। फिर आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो ये है कि जो सबसे पहले कम्युनिकेट करने का देखता है, जो सबसे पहले मैसेज को सेंड करता है, जो मैसेज को सेंड करता है उसको सेंडर बोलेंगे।
और जो वो मैसेज, जो आइडिया, उसको जो भी इसके दिमाग में जो आइडिया आया था, उसको वो वर्ड्स या सिंबल में कन्वर्ट करेगा, तो इसको इनकोडिंग बोलेंगे। जैसे मैनेजर के दिमाग में आया कि मुझे इन्फॉर्म करना है इन लोगों को कल 9 बजे आना है, तो मैनेजर इन्फॉर्म करेगा कि कल 9 बजे मीटिंग शेड्यूल है। ठीक है, और उसका जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करेगा, उसको मैसेज बोलेंगे। जो एक्चुअल में मैसेज जाएगा उसको मैसेज बोलेंगे। किसके थ्रू? अब किसके थ्रू? अब कंपनी में ज्यादातर ईमेल के थ्रू होता है, तो ये चैनल बन गया। फिर रिसीवर कौन है? एम्प्लॉयज, उसको प्रॉपरली मैसेज मिल गया कि कल जो है 9 बजे मीटिंग है, और एम्प्लॉय ने जो है उस ईमेल को समझ लिया कि कल हम लोग को 9 बजे पहुंचना है। फिर एम्प्लॉय ने उसका फीडबैक दिया, मतलब एक्नॉलेज किया उस मेल को कि हम लोग कल 9 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। फिर कम्युनिकेशन में ना कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन को प्रॉपरली होने से रोकती हैं। किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने से हमको रोकती हैं, उस चीज को जो है बैरियर बोलेंगे। जैसे कभी कभी ना कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ रुकावट आती है, तो उसी को बैरियर्स बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले रुकावट है फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा आवाज होना, या बहुत जो एक एम्प्लॉय है या मैनेजर है, दो लोग या दो पर्सन है वो बहुत दूर है, या तो फिर फोन में प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इससे प्रॉपर ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होगी। तो ये जो है फिजिकल बैरियर में आ गया। ठीक है, जैसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ और आसपास मेरे बहुत ज्यादा नॉइस है, तो जो सामने वाला पर्सन है जो जिससे मेरी बात हो रही है, इसको प्रॉपरली कोई चीज सुनाई नहीं देगी, तो ये मेरा मैसेज है उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ सही से। ठीक है, वैसे ही फिर दूसरा आता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर क्या है कि अलग अलग जो लैंग्वेज है, अगर समझो मैंने कम्युनिकेट किया हिंदी में और सामने वाले पर्सन को नहीं आती है हिंदी, तो मेरा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। उसमें बैरियर आ गया, कौन सा? लैंग्वेज बैरियर। ऐसे ही अगर टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है ना, टेक्निकल लैंग्वेज जैसे वर्कर्स को हम लोग अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे कि प्लीज ऑप्टिमाइज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऐसे टाइप की कोई बात करेंगे, तो वर्कर को समझ में नहीं आएगा। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे भाई काम फास्ट और प्रॉपरली होना चाहिए, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है? जैसे एम्प्लॉय के अंदर जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, या उसकी लिसनिंग स्किल जो कम है कि प्रॉपरली वो सुन नहीं पा रहा है, या वो केयरलेस है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो उससे कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर जो है मैनेजर मीटिंग में सब चीजें बता रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को सुन ही नहीं रहा है ठीक से, उसका ध्यान कहीं और है, तो ये जो है पर्सनल बैरियर में आ गया। फिर आता है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब अगर जो है बंदा स्ट्रेस में है, गुस्से में है, या तो डरा हुआ है, या टेंशन है, तो उसकी वजह से जो पर्सन है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो मैं अपनी बात नहीं रख पाता हूँ, मैं बोलना कुछ आता हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा मेरा कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ कोई चीज। ठीक है, फिर कल्चरल बैरियर्स आते हैं, मतलब डिफरेंट कस्टम्स और डिफरेंट बिलीफ। मतलब भी लैंग्वेज और बिलीफ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग कस्टम्स है, उसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय हिंदी समझता है और दूसरा इंग्लिश समझता है, तो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। वैसे ही अभी एक एम्प्लॉय है जो जापान में जाके काम करता है, जापान में। ठीक है, और इंडिया में जो है ना, मैनेजर से हम लोग बहुत कैजुअली रिलेशन रखते हैं, बहुत कैजुअली बात कर लेते हैं एकदम बिंदास होकर। जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ मैनेजर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर रूल्स है और वहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, वो सारे स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एम्प्लॉय जो है ना, वो वहां पर भी जाकर एकदम मैनेजर से कैजुअली बात कर रहा है, तो उससे मैनेजर को क्या लगा कि ये डिसिप्लिन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उसने तो नॉर्मली बात किया, नॉर्मल कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत मैसेज गया, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, तो उसी को जो है कल्चरल बैरियर्स बोलेंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? देखो यहाँ पर मैनेजर है, ठीक है, फिर यहाँ पर सुपरवाइजर है, और यहाँ पर एक्चुअल वर्कर है। अब यहाँ से जो है ना डिसीजन यहाँ पहले जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये सब के बीच में ना डिले हो सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये जो ऊपर अपना कि यहाँ पहले यहाँ से अप्रूवल होना जरूरी है, फिर यहाँ से अप्रूवल होना जरूरी है, फिर यहाँ से अप्रूवल होना जरूरी है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन को रोक रही है प्रॉपर होने से, एकदम फास्ट कम्युनिकेशन होने से रोक रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस वर्कर को अगर मैनेजर तक अपनी बात कोई पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है कोई चीज, तो वो इतनी इजीली नहीं कर सकता। उसको पहले सारे प्रोसेस स्टेप फॉलो करने के बाद वहां तक पहुंचेगा वो। तो इसलिए ये एक बैरियर बन गया है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें समझ में आई होंगी।
एग्जाम में जो है ना ऐसा पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस। तो वो कम्युनिकेशन का मीनिंग डाल देना यहाँ पर, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है 3 3 लाइन में एकदम प्रॉपरली लिख देना। मैंने यहाँ पर दिया, आप एक बार इसको पढ़ लेना। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो यहाँ 4 लाइन का जो है, 4 5 लाइन का मीनिंग लिख देना कम्युनिकेशन का, जो जो तुम लोग को पता है, तो उससे मार्क्स मिलने में थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर उसके प्रोसेस लिख देना, सेंडर, इनकोडिंग, ये सारे जो है उसके प्रोसेस लिखने के बाद एक कंक्लूजन दे के आंसर खत्म कर देना। यहाँ से एक बार रेफर कर लेना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि लीडरशिप का मतलब होता है गाइड करना, मोटिवेट करना, या तो फिर इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉय को, ताकि वो दिल से काम कर सके, है ना। मतलब वो खुशी खुशी कंपनी में काम कर सके, ताकि कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो सके, कंपनी और ग्रो कर सके। तो लीडर का काम वही होता है कि वो एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करे, कि वो कंपनी में अपना समझ के काम करे, एकदम कोई प्रेशर में आके काम ना करे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीडरशिप। सिंपल वर्ड्स में लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को सही डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना और उनसे अच्छा काम करवाना। ठीक है, लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है बल्कि टीम को इंस्पायर भी करता है। लीडर ये नहीं है कि एम्प्लॉय को जो है सिर्फ ऑर्डर दे दिया कि ये काम करो, नहीं, इनको इंस्पायर करेगा ताकि ये लीडर को ऐसे देखें, एज अ मेंटर देखें अपना, और दिल से काम करें। ठीक है, एग्जाम्पल, एक टीम लीडर है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, हम सब मिलकर फ्राइडे तक टारगेट कंप्लीट करेंगे। ये इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और उसको लगेगा कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता ये टारगेट मंडे तक या फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये एक सीधा सीधा डायरेक्शन हुआ। लीडर ऐसा कभी नहीं करता है, लीडर ऐसा करता है कि हम लोगों को मिलकर के फ्राइडे तक टारगेट पूरा करना है। तो उसी चीज को लीडरशिप बोलेंगे। अब जो एक अच्छा लीडर बनने के लिए ना कुछ क्वालिटी होती है, तो उन्हीं में से एक क्वालिटी आती है कि लीडर जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम समझ के उसका जो है सही डिसीजन ले सके और उसको सही डायरेक्शन दिखा सके। जैसे अगर कंपनी की सेल्स कम हो रही है तो इंटेलिजेंट लीडर जो है वो रीजन समझकर सॉल्यूशन निकालेगा। वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि लीडर जो है खुद पर उसको कॉन्फिडेंस हो। अगर लीडर कॉन्फिडेंट होगा तो एम्प्लॉय भी उसकी बात मानेगा, है ना। एग्जाम्पल, मैनेजर कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हम ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब लीडर जो है अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए इसको। लीडर को अपनी बात जो है एम्प्लॉयज को क्लियरली एक्सप्लेन करने आनी चाहिए। फिर ईमानदार भी होना चाहिए वो, है ना। अगर ईमानदारी से काम करेगा तभी अच्छा है ना। जैसे लीडर गलती होने पर सच में ब्लेम खुद पे ले, दूसरों पे ना डाले, तो उसको उसमें एक ऑनेस्टी होगी, तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। लीडर जो है क्विकली डिसीजन और करेक्ट डिसीजन लेने आना चाहिए उसका। जैसे मशीन सडनली खराब हो गई, जैसे एक फैक्ट्री में मशीन जो है सडनली खराब हो गई, तो लीडर डिसाइड करे कि फटाफट उसका बैकअप कैसे क्या करना है, हम लोग फटाफट डिसाइड करे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इसके अंदर होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन पावर होना चाहिए इसके अंदर, कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाए कि वो अच्छा काम करे, है ना। जैसे अगर तुम टारगेट कंप्लीट करोगे तो बोनस मिलेगा, ये एक टाइप का मोटिवेशन हुआ। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, हर सिचुएशन में उसको जो है पॉजिटिव ही रहना है ना। मतलब लीडर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अगर कुछ भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, एम्प्लॉय से कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो जो लीडर है वो क्या बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को जल्दी मिलकर कंप्लीट कर देंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि वो सारा काम जो है एम्प्लॉय पे थोप देगा, ऐसा नहीं है, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे टारगेट कंप्लीट ना होने पर लीडर सिर्फ एम्प्लॉय को ब्लेम नहीं करेगा, वो ब्लेम खुद पर भी लेगा कि हम सब ने ऐसा क्या गलत किया जो हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए। ठीक है, वैसे ही लीडर में जो है पेशेंस होना चाहिए और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब आता है लीडरशिप के स्टाइल। लीडरशिप के स्टाइल मतलब लीडरशिप के जो है ना, हर लीडर का जो है ना काम करने का अलग अलग स्टाइल होता है। इसको ही लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इस स्टाइल में लीडर जो है खुद डिसीजन लेता है, एम्प्लॉय से ओपिनियन नहीं पूछता है। मतलब एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछता है, जो लीडर है वो खुद ही डिसीजन लेगा। जो लीडर है खुद डिसीजन लेगा, एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछेगा। जैसे फैक्ट्री में मैनेजर बोलता है आज सब एम्प्लॉयज ओवर टाइम करेंगे, ये डिसीजन सिर्फ मैनेजर ने लिया, बोल दिया भाई आज सब ओवर टाइम करेंगे, किसी से पूछा नहीं कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। फिर दूसरा आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय का जो ओपिनियन है वो लिया जाता है। मतलब जो लीडर है वो एम्प्लॉय से पूछता है कि भाई क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर एम्प्लॉय से पूछता है टारगेट कंप्लीट करने के लिए
हमें कौन-सा प्लान बेटर रहेगा, है ना? मतलब जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयी से पूछ रहा है कि ये टारगेट जो अपना है अपने को 10 तारीख तक कंप्लीट करना है, तो कौन-सा प्लान बेटर रहेगा, है ना? वो पूछना हुआ, तो इसी को डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। फिर आता है फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप, इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयी है, इस टाइम में एम्प्लॉयी जो है फ्रीडम दी जाती है, एम्प्लॉइज़ को जो है फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले लें, है ना? लीडर जो है ना, वो जहाँ पर जो लीडर है ना, वो गाइड करेगा, वो ओवरऑल जो है गाइडेंस देगा कि काम ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन एम्प्लॉइज़ को जो है पूरी अपना डिसीजन लेने की फ्रीडम दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसमें मैनेजर बोलता है, आप लोग खुद डिसाइड करो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो टाइम पे। आप अपना दिमाग लगाओ कैसे करना है, क्या करना है, मुझसे जो हेल्प लगेगी मैं करूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से करो। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयी अपना दिमाग लगाएगा और वो काम फटाफट हो सकता है। उसको किसी का डिसीजन या किसी के अप्रूवल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसको ही फ्री हैंड लीडरशिप बोलते हैं। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें जो है ना रूल्स, लीडर जो है ना स्ट्रिक्टली रूल्स और पॉलिसी फॉलो करता है ना? ये ज़्यादातर ब बड़े-बड़े जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है उसमें लग सकता है, जैसे बैंक है, तो बैंक मैनेजर बोलता है लोन तभी अप्रूव होगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। मतलब यहाँ पर जो लीडर है, वो एम्प्लॉयी को बोल रहा है कि जो सारे रूल्स हैं, अगर फॉलो हुए, सारे डॉक्यूमेंट जो है अगर प्रॉपर हुए तभी लोन अप्रूव करना, ऐसे ही मत कर देना। तो ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, यहाँ पर रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, उसके हिसाब से ही एक्शन लिया जाता है। फिर आता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि लीडर जो है, वो एम्प्लॉयी का एकदम फादर फिगर जैसा काम करता है। जैसे कि एकदम उसका बाप ही हो, वैसा बिहेव करता है। लीडर एम्प्लॉइज़ को एकदम प्रॉपर्ली केयर करता है और उसकी प्रॉब्लम समझता है, जैसे कि वो एक बाप अपनी बेटी की प्रॉब्लम समझता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, यहाँ पर लीडर वैसे ही करता है। जैसे कंपनी का ओनर है, एम्प्लॉयी के लिए मेडिकल हेल्प और फेस्टिवल बोनस जो है अरेंज करता है, मतलब एम्प्लॉयी का पर्सनली ख़्याल रखता है, जैसे कि एक प्रॉपर रिलेशन हो उनका, तो उसी को पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप बोलेंगे। ठीक है? आई होप यहाँ तक थोड़ा-सा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना कि कुछ कहाँ पर मैं गलत हूँ और कहाँ पर सही हूँ, जो भी है कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा यार मुझे भी। फिर एक थियरी आती है इसमें लीडरशिप की, पाथ गोल थियरी। ठीक है? इस थियरी के हिसाब से ना लीडर है ना, लीडर का जो काम है एम्प्लॉइज़ का गोल अचीव करने में हेल्प करना होता है। इस थियरी के हिसाब से जो लीडर का काम है वो एम्प्लॉयी है, उसका गोल अचीव करने में लीडर हेल्प करेगा। ठीक है? लीडर जो भी बीच के प्रॉब्लम्स है सारे जो है दूर करेगा, सारे प्रॉब्लम को रिमूव करेगा। एम्प्लॉयी ईज़िली टारगेट कंप्लीट कर सके, उसमें लीडर जो है प्रॉपर उनकी हेल्प करेगा। इसी को पाथ गोल थ्योरी बोलते हैं। जैसे कि एम्प्लॉइज़ है, टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ समझो मशीन स्लो है या कोई भी चीज़ों का कोई भी रीज़न है, कोई भी कारण आ सकता है। तो लीडर जो है फटाफट न्यू मशीन अरेंज करेगा, अगर लैपटॉप है तो न्यू लैपटॉप अरेंज करेगा, इससे एम्प्लॉयी का जो काम है फटाफट हो जाएगा। तो ये जो है लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी पाथ गोल थ्योरी में कुछ टाइप के जो है लीडर होते हैं। एक होता है डायरेक्टिव लीडर। डायरेक्टिव लीडर जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। जैसे लीडर बोलता है पहले रिपोर्ट बनाओ, फिर डेटा वेरीफाई करो, फिर फाइनल सबमिट करो। तो ये डायरेक्शन देना हुआ, सीधा डायरेक्ट कर रहा है कि ऐसा-ऐसा काम करो। फिर आता है सपोर्टिव लीडरशिप। अब सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है, लीडर जो है वो एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम सुनता है और उनको इमोशनली सपोर्ट करता है। जैसे एम्प्लॉयी स्ट्रेस में है ना? तो लीडर बोलता है डोंट वरी, मैं हेल्प कर दूँगा, आपका जो टारगेट है हम लोग मिलके कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो यहाँ पर जो लीडर है एकदम सपोर्टिव बन रहा है। फिर आता है पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर में क्या होता है कि जो लीडर है एम्प्लॉइज़ को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करता है। मतलब ऐसा ही नहीं सारा काम जो खुद कर लिया बस इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एम्प्लॉयी से भी पूछेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है या नहीं है, ऐसा जो है लीडर एम्प्लॉयी से पूछ सकता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा पाथ गोल थ्योरी थोड़ा बहुत भी। फिर आता है ट्रांज़ैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप।
ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है, लीडर जो है ना वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पर फोकस करता है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुमको बोनस मिलेगा, नहीं काम किया तो सैलरी कट सकती है, या अगर आपने टारगेट पूरे नहीं किए तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये जो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ लीडर जो है शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस कर रहा है, लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं। शॉर्ट टर्म की अभी ये मंथ का टारगेट पूरा होने के लिए लीडर जो है उनको लालच दे रहा है कि भाई आप अगर टारगेट अचीव हो गया तो बोनस मिलेगा। ठीक है। फिर उसी की तरह जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आता है। यहाँ पर जो लीडर है ना वो लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करता है। लॉन्ग टर्म गोल पे मतलब वो जो एम्प्लॉयज है उनको इंस्पायर करता है ताकि वो ऐसा काम करें जो उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि जैसे अभी आपको बोला कि ये मत का टारगेट पूरा करो इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं है। कि आप अपना जो है ना काम पे फोकस करो, बहुत अच्छा काम करो तो कंपनी आपको खुद ही आगे लेकर आएगी। तो यहाँ पर लीडर जो है ना इनोवेशन और न्यू आइडिया को इनकरेज करता है। मतलब इम्प्लॉयज अगर लीडर के पास ये लेके आए कि मेरे पास ये आइडिया है, स्ट्रेटेजी है, हम इसको फॉलो करके अपने टारगेट फॉलो कर सकते हैं, टारगेट जो है पूरे कर सकते हैं, तो इस चीज को जो है ना रिस्पेक्ट करेगा लीडर, है ना, इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, तो इसी को ट्रांजेक्शनल लीडर बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लीडरशिप का कुछ समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, तो वही थोड़ा बहुत लीडरशिप का सबसे पहले मीनिंग लिख देना, फिर जो 4-5 टाइप के जो लीडरशिप है वो सारे लिखकर यहाँ पर आंसर खत्म कर देना। वैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ लीडर, जो हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारा जो है लिख देना। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे अभी एक कंपनी है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन सब के बीच में ना एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि वो सेल्स डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है तो इसको पता नहीं है। एक दूसरे को चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, डुप्लीकेट काम हो सकता है। जैसे कि अभी मान के चलो कोई एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो एक टास्क है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को करना है, लेकिन उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी कर दिया, तो ये रिसोर्स का वेस्टेज हुआ। इसीलिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, फलाना फलाना। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि सारी एक्टिविटी एफर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की जो है उनको लिंक करना, ताकि जो कंपनी है उसका गोल अचीव हो जाए, है ना। सिंपली जैसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सब डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन में काम करवाना, ताकि फाइनल जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे और रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा या कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिलकर एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाता है, फाइनेंस बजट मैनेज करेगा, मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनाइज़ेशन को ना एकदम स्मूथली चलाता है। सारे डिपार्टमेंट एकदम स्मूथली फंक्शन करेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन से सब डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। कंपनी का गोल है सेल्स इंक्रीज़ करना, तो सब डिपार्टमेंट उसी गोल पर फोकस करेंगे। फिर टीम वर्क बेटर होगा इससे, है ना? कोऑर्डिनेट टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। जैसे सेल्स और प्रोडक्शन टीम मिलकर काम करते हैं ताकि कस्टमर की जो है डिमांड फुलफिल कर सकें, है ना? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने से बचाएगा कि कोऑर्डिनेशन से सेम काम बार-बार नहीं होगा। अगर 2 डिपार्टमेंट सेम रोड बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन से ये अवॉइड हुआ जा सकता है। एक ही रिपोर्ट 2 डिपार्टमेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ने भी बनाया काफ़ी है। फिर हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कर किस लिए रहे हैं मेन? काम इन मकसद क्या है काम करने का? वही ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव हो जाए। तो सब डिपार्टमेंट टाइम पर अपना काम कंप्लीट करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुली होगा, तो उससे अल्टीमेटली कंपनी को जो है फ़ायदा होगा। फिर इम्प्रूव्स रिलेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, इससे क्या है एक दूसरे के जो रिलेशन है डिपार्टमेंट से वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। फिर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी कोऑर्डिनेशन से दूर हो जाएगी। जैसे अगर रोल क्लियरली डिफाइन है तो ब्लेम गेम नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरे को इसको पता है सेल्स वाले को जो है सेल करना है, प्रोडक्ट में बनाने वाले को प्रोडक्ट बनाना है, और इसको रिपोर्ट, इसको ये वाली रिपोर्ट बनाना है, तो इस सबके जो गोल है वो क्लियर है। सबको जो है ये वाले सबके जो रोल है वो क्लियर है, ये सारी चीजें सबको करना है। तो इसमें आगे जाकर कुछ गलती होती है तो किसी पर हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इससे रिलेटेड वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ दिया, एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन मींस लिंकिंग द एक्टिविटीज, ऐसे करके आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है।